हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। तो मेरा नाम है मोहम्मद शाहनवाज और आज हम लोग ज्योग्राफी के एक कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है आइसोस्टेसी। बेसिकली आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ओरिजिन ऑफ द आइसोस्टेसी या फिर इसको बोल सकते हैं कि डिस्कवरी ऑफ द आइसोस्टेसी। इसके बाद हम लोग कुछ स्कॉलर्स के, कुछ जियोलॉजिस्ट के, उनके व्यू पॉइंट्स देखेंगे रिगार्डिंग आइसोस्टेसी। सो बेसिकली विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अगर डेफिनेशन की बात करें आइसोस्टेसी की, तो सिंपल सा डेफिनेशन ये हो जाएगा कि डिफरेंट रियली फीचर्स ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड्स स्टैंडिंग ऑन द अर्थ सरफेस आर प्रोबेबली बैलेंस्ड बाय सर्टेन डेफिनिट प्रिंसिपल्स, अदरवाइज दिस वुड हैव नॉट बीन मेंटेन्ड इन देयर प्रेजेंट फॉर्म। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितने भी सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ फीचर्स हो जाते हैं, जैसे कि लैंडफॉर्म्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स विथ वेरिंग मैग्नीट्यूड्स। अब देखो, जितने भी सारे लैंडफॉर्म्स है तो सिंपली हर एक लैंडफॉर्म्स के एक अलग अलग एल्टीट्यूड रहता है। कोई 100 मीटर का एल्टीट्यूड रहता है, किसी का 1000 मीटर तक भी रह सकता है एल्टीट्यूड। तो बेसिकली जितने भी सारे जो रिलीफ फीचर्स है, इनका हर एक रिलीफ फीचर्स का एक अलग अलग मैग्नीट्यूड रहेगा, एक एल्टीट्यूड रहेगा, जो कि हमारा अर्थ के सरफेस के ऊपर है, फ्लोट कर रहा है। एंड दैट लैंडफॉर्म इज बैलेंस बाय सर्टेन टाइप ऑफ डेफिनिट प्रिंसिपल। और इसी प्रिंसिपल को हम लोग आइसोस्टेसी बोलते हैं। इसी प्रिंसिपल के बारे में हम लोग थियरी ऑफ आइसोस्टेसी में हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये बेसिकली, अगर इस ये जो प्रिंसिपल है, जो भी प्रिंसिपल है हमारा, जो भी फोर्स है, जो भी कोई भी चीज है जो हमारा ये इक्विलिब्रियम प्रोवाइड करता है, जो हमारा लैंडफॉर्म और हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, तो बेसिकली ये अगर नहीं रहेगा तो जो हमारा लैंडफॉर्म का स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंट फॉर्म में नहीं रहेगा, यानी कि वो डिसबैलेंस होके मे बी एक्सटेंड कर जाएगा या फिर कुछ भी हो सकता है। सो वेन एवर दिस बैलेंस इज डिस्टर्ब, यानी कि जब भी ये बैलेंस, ये डेफिनेट प्रिंसिपल डिसबैलेंस होगा, there start violent earth movements like volcanic eruptions, like earthquake, और या फिर कुछ भी हो सकता है, बट violent earth movements होगा, like tectonic events. So basically when this balance is disturbed, there start violent earth movement and tectonic events, जिसमें कि हमारा मेन आ जाता है हमारा volcanic eruption and earthquake. सो आइसोस्टेसिस सिंपली मीन्स ए मैकेनिकल स्टेबिलिटी। सो बेसिकली जो हमारा कॉन्सेप्ट है आइसोस्टेसिस का कॉन्सेप्ट, या फिर जो ये हमारा डेफिनिट प्रिंसिपल है, ये सिंपली प्रोवाइड करता है मैकेनिकल स्टेबिलिटी, प्रोवाइड करता है बिटवीन द अपस्टैंडिंग पार्ट्स एंड द लो लाइंग बेसिस ऑन ए रोटेटिंग अर्थ। बेसिकली इसका जो मेन पर्पस है, दैट इट प्रोवाइड स्टेबलाइजेशन, या फिर बोल सकते हैं मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू द लैंडफॉर्म। सो द वर्ड आइसोस्टेसिस सिंपली डेरिव फ्रॉम ए जर्मन वर्ड, इसका जो कि है आइसोस्टेसियस, और इसका सिंपल सा मीनिंग होता है इन इक्विपोज, जो कि सबसे पहले अमेरिकन जियोलॉजिस्ट डटन के द्वारा दिया गया था इन द ईयर ऑफ 1859। सो ये सिंपल सा हमारा आइसोस्टेसी का इंट्रोडक्शन होगा, जहाँ पे आइसोस्टेसी का सिंपल सा काम होता है, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्टेबिलिटी टू द लैंडफॉर्म्स दैट इज स्टैंडिंग अपार्ट इन द ऑन द अर्थ सरफेस। सो अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कुछ डिस्कवरी के बारे में, या फिर इसको बोल सकते हैं ओरिजिन ऑफ द कॉन्सेप्ट, कैसे हमारा ये कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ था। तो सबसे पहले एक स्कॉलर थे, पियरे बर्गर। ड्यूरिंग हिज एक्सपीडिशन ऑफ द एंडीज इन 1735, he found that the towering volcanic peak of Chimborazo was not attracting the plumb line as it should have done। अब सिंपली प्लम लाइन मतलब सिंपल सा मतलब होता है, एक आप इस टाइप के स्ट्रक्चर को बहुत जगह देखे होंगे, जहाँ पे नीचे की तरफ रोप से एक जगह आयरन को रोप से बांधा जाता है और सिंपल सा लड्डू की तरह रहता है, लट्टू की तरह रहता है स्ट्रक्चर में। तो सबसे पहले पेरे बर्गर ने इस कॉन्सेप्ट को दिया था, और उन्होंने एक्सपेडिशन किया था एंडीज का इन 1735, और उन्होंने जो पाया था, रिजल्ट पाया था, हम लोग आगे पढ़ेंगे, ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा। उन्होंने जो जो पाया था, ही दस मेंटेन दैट द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ द एंडीज, यानी कि जो उन्होंने एक्सपेडिशन किया था एंडीज का इन 1735, और उसमें मेंशन किया कि जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है इज मच स्मॉलर देन दैट टू बी एक्सपेक्टेड। यानी कि जितना एंडीज का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, हम सब जानते हैं कि अगर किसी भी लैंडफॉर्म का अगर मास ज्यादा है, तो सिंपल सा मतलब ये भी है कि इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा होगा, ग्रेविटेशनल पुल भी ज्यादा होगा। बट यहाँ पे उल्टा हो गया, यानी कि सिंपल, अब देखो यहाँ पे मास ज्यादा है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा लगेगा। अब सिंपल सा इससे हमें ये पता चलता है कि मास इज डायरेक्टली
प्रोपोर्शनल टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। अब देखो एंडीज का एक्सपेडिशन इन्होंने पियरी बर्गर ने किया। अब इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने कंक्लूजन पाया कि जो अट्रैक्शन था वो बेसिकली कम हो रहा था, ग्रेविटेशनल फोर्स कम लग रहा था देन दैट टू बी एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मास रिप्रेजेंटेड बाय दिस माउंटेन। अब देखो उन्होंने जितने उम्मीद की थी कि इतना सारा हमारा ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन होगा, उतना नहीं हुआ था। Similar discrepancies were noted during the geodetic survey of the Indo-Gangetic Plains for the determination of latitudes under the supervision of Sir George Everest। अब देखो इनके बाद पियरी बर्गर के बाद और एक जियोलॉजिस्ट या फिर बोल सकते हैं एक सर्वाइवर जनरल आते हैं, सर जॉर्ज एवरेस्ट। इन्होंने भी सेम टाइप का एक्सपेडिशन किया था, बट इन्होंने एंडीज पे नहीं किया था बल्कि इंडो गैंगेटिक प्लेन में किया था। सो अब इनके अकॉर्डिंग क्या होता है, अब ये जो एक्सपेडिशन इन्होंने किया था वो 1859 में किया था। अब इनके अकॉर्डिंग जो था, इन्होंने दो जगह चुनी, एक था कल्याणपुर, एक था कलियाना। अब सिंपली जो कल्याणपुर था वो प्लेन एरिया था। अब जो कलियाना रीजन था ये हिली एरिया था। अब हिली एरिया है, इसका मतलब सिंपल सा बात है कि एल्टीट्यूड ज़्यादा होगा, वहाँ का सी लेवल ज़्यादा होगा। अब इन्होंने सिंपल सा जो एक्सपेडिशन किया उसमें ये पाया कि जो प्लम्ब लाइन है वो ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि कल्याणपुर में है वो बेसिकली थोड़ा सा अट्रैक्ट कर रहा था, यानी कि थोड़ा सा डिफ्लेक्ट हो रहा था। बट जब इन्होंने कलियाना में जो प्लम्ब लाइन के हेल्प से जो एक्सपेरिमेंट होता वो करने की कोशिश किया था, अब सिंपल सा वहाँ पे ये हुआ था कि जितना इन्होंने उम्मीद किया था डिफ्लेक्शन होना चाहिए, एंगल में डिफ्लेक्शन होना चाहिए, उतना नहीं हुआ, बहुत ही कम हुआ। इससे उन्होंने बहुत सारे कंक्लूजन पाया। अब कंक्लूजन पाया या फिर बोल सकते हैं इन्होंने रीजन बताया कि ऐसा जो कम डिफ्लेक्शन था हिली एरियाज और प्लेन एरियाज में, जो कम डिफ्लेक्शन है वो प्लम लाइन का जो कम डिफ्लेक्शन है उसका मेन रीजन इन्होंने चार रीजन बताया। पहला रीजन है कि या हमारा हो सकता है कि जो हिमालयाज है वो होलो है, यानी कि अंदर से वो खोखला है, एंड आर कंपोज ऑफ बबल्स, यानी कि जो हिमालय का कंपोजिशन है वो रॉक्स नहीं है बल्कि बबल्स है, जिसके वजह से जो डेंसिटी हो जाएगा वो कम हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जिसके कारण ग्रेविटेशनल डिफ्लेक्शन या फिर बोल सकते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स कम लगेगा। अब इन्होंने दूसरा रीजन ये बताया कि डेफिशिएंसी ऑफ मास फ्रॉम द बिलो। अब इन्होंने ये बताया कि हाँ हम जानते हैं कि जो हमारा अर्थ के सरफेस के ऊपर जो है डेंसिटी वो मास जो है बहुत ज्यादा, बट ऐसा नहीं है। मे भी हो सकता है कि अर्थ के हमारा नीचे जो मास है वो बहुत कम हो, जिसके वजह से डिफ्लेक्शन वो कम हो रहा है। अब थर्ड इन्होंने ये पाया कि डेंसिटी ऑफ रॉक्स आर लो। अब इन्होंने और एक रीजन ये बताया कि जो डेंसिटी था रॉक का वो अलग था, यानी कि बहुत ही कम था डेंसिटी का, रॉक का डेंसिटी बहुत ही कम था हिमालय का रॉक का। बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे माउंटेनियस रीजन के डेंसिटी हाई ही रहते हैं और सिमिलर ही रहते हैं, जितने भी सारे जैसे हो गया एंडीज का हो गया, रॉकीज का हो गया, जितने भी डेंसिटी रहेंगे और हिमालयस का हो गया वो सेम ही रहेंगे, जितने भी सारे माउंटेन्स का डेंसिटी रहेगा। और इन्होंने चौथा जो रीजन बताया था कि दो नो चेंज इन द डेंसिटी ऑफ द रॉक्स विद इन द अर्थ सरफेस। अब सिंपली इन्होंने ये बताया कि जो चेंज होगा, जो डेंसिटी ऑफ द रॉक्स का जो चेंज होगा वो अर्थ सरफेस पे नहीं होगा, बट जो जब हम ये अर्थ के नीचे हम लोग जाएंगे वहां पे डेंसिटी चेंज हो जाएगा। अब सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट दिया था इन्होंने, चार रीजन मेन रीजंस बताया था कि आखिर डिफ्लेक्शन कम क्यों हुआ, और ये जो कॉन्सेप्ट का जो डिस्कवरी है ऐसे हुआ था। अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ सर जॉर्ज एरी रिगार्डिंग द थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी। तो इनका सिंपल सा ये कॉन्सेप्ट था कि जो सियाल है इज फ्लोटिंग इन द सीमा विदाउट एनी रेजिस्टेंस एंड दस द हिमालयस आर फ्लोटिंग। अब इनका सिंपल सा मानना था कि जो सियाल है कंपोजिशन ऑफ द कॉन्टिनेंटल लैंड मास, यानी कि जो हमारे माउंटेनियस रीजन हो गए जैसे कि हिमालय है, they are composed of sial, silica and aluminum, and that sial is floating on denser medium of glassy magma, यानी कि मैग्मा जो मैग्मा चैम्बर में जो मैग्मा होता है जिसके हेल्प से हिमालयास फ्लोट कर रहा है। अब इनका सिंपल सा एक बहुत ही पॉपुलर प्रिंसिपल था, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब इस प्रिंसिपल के बेसिस पे इन्होंने थ्योरी ऑफ आइसोस्टेसी बताया था। अब इनका सिंपल सा प्रिंसिपल ये था कि जो हमारा जितने भी अपस्टैंडिंग पार्ट्स हैं हमारे लैंडफॉर्म्स के, वो बेसिकली 1:9 रेशियो में रहता है टू द डेप्थ, यानी कि जो जितना हमारा अपस्टैंडिंग पार्ट रहेगा, अगर वो हमारा मान लो कि 1000 मीटर रहेगा, हमारा मान लो 100 मीटर हमारा अपस्टैंडिंग पार्ट्स रहा जो हमारा अर्थ सरफेस के ऊपर रहता है, तो सिंपल सा इसका ये मतलब है कि जो हमारा अर्थ के इंटीरियर का जो
डेप्थ रहेगा वो सिंपल से इसका 9 गुना रहेगा, यानी कि अगर ऊपर में हमारा 100 मीटर एल्टीट्यूड तक जाता है तो सिंपल सा ये मतलब है कि नीचे हमारा 900 मीटर एल्टीट्यूड तक जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं डेप्थ तक जा सकता है। इन्होंने एक एग्जांपल लिया था आइसबर्ग का। तो सिंपली इन्होंने अपना जो थ्योरी था इसमें इस आइसबर्ग का एग्जांपल नहीं लिया था, बट लेटर इन बहुत सारे स्कॉलर जियोलॉजिस्ट आए और इन्होंने आइसबर्ग का एग्जांपल कंसीडर करके इस कॉन्सेप्ट को, जो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन है, उसको इजीली वे में बताया था। जहाँ पे इन्होंने सिंपल सा बात कहा था कि जितने भी सारे आइसबर्ग्स होते हैं दे आर फ्लोटिंग इन और वाटर। सो बेसिकली ओशन में बहुत सारे आइसबर्ग्स होते हैं जो कि फ्लोट करते हैं वाटर में, ओशन में। और उनका जो कॉम्पोजिशन होता है, फ्लोटिंग का जो कॉम्पोजिशन होता है, यानी कि जितने भी सारे सिंक पार्ट होते हैं वो बेसिकली 1:9 में होता है। यानी कि वन उसका एक एक भाग बेसिकली ऊपर रहता है, वाटर के ऊपर रहता है, ओशन के ऊपर रहता है, और बाकी का 9 भाग जो रहता है वो अर्थ के, सॉरी, ओशन के नीचे रहता है। So the law of flotation demands that the ratio of the free boat to draught is 1:9। तो सिंपल सा ये इसका फ्लोटेशन का जो प्रिंसिपल था, द प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, ये कहता है। और अब देखो इस अगर कॉन्सेप्ट को, रिगार्डिंग इस कॉन्सेप्ट को हम लोग मद्देनजर रखते हुए अगर हम लोग ये देखें कि हम लोग जानते हैं कि जो हिमालय का हाइट है, जो सबसे ऊपर जो माउंट एवरेस्ट का हाइट है वो अप्रोक्स 8848 मीटर तक है। अब ये हम इससे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो हमारा 848 मीटर तक जो अपस्टैंडिंग पार्ट है, यानी कि इतना तक पार्ट है, अब इसका सिंपली 1/9 पार्ट भी तो नीचे रहेगा। तो सिंपल सा मतलब है कि अगर 8848 मीटर अगर हमारा ऊपर है, तो सिंपल सा मतलब है कि अगर उसको हम लोग इंटू करेंगे 9 से, तो हमारा डेप्थ का, गहराई का जो है एल्टीट्यूड निकल जाएगा, डेप्थ निकल जाएगा। और अगर इसको कंसीडर करके उन्होंने 79,632 बताया था, माउंट एवरेस्ट का जो डेप्थ है वो बताया था। अब इस बेसिस पे इस थियरी को, इस लॉ ऑफ फ्लोटेशन को, या फिर बोल सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन को क्रिटिसाइज भी किया गया। अब क्रिटिसाइज किस बेसिस पे किया गया हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब सिंपल सा इनका जो एरी का कॉन्सेप्ट है कि द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कॉलम्स ऑफ द लैंड, जो जो कि है माउंटेन्स हो गया, जैसे प्लेट्यूज हो गया, प्लेन्स, रिमेन्स द सेम। अब इन्होंने जो अपना रिसर्च किया था उन्होंने ये बताया कि जो को डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलीफ फीचर्स है विथ वेरिंग मैग्नीट्यूड्स लाइक माउंटेन्स, plateaus and plains, they all have the same density। okay, in other words the density does not change with depth। अब इन्होंने ये बताया कि जो डेंसिटी है वो चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्म डेंसिटी रहता है, बट विथ वेरिंग थिकनेस रहता है। अब इसको प्रूव करने के लिए इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि एक वुडन पीस लिया विथ यूनिफॉर्म डेंसिटी का वुडन पीस लिया। अब बेसिकली यूनिफॉर्म डेंसिटी का वुडन पीस लिया, अब इसके साथ साथ बेसिकली थिकनेस में उन्होंने वेरी किया। अब अलग अलग टाइप का थिकनेस लिया, अलग अलग चौड़ाई का, अलग अलग लंबाई का वुडन पीस लिया, बट सिम यूनिफॉर्म जो डेंसिटी रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि जितने भी सारे वुडन पीस का डेंसिटी रहेगा वो यूनिफॉर्म रहेगा, सेम रहेगा। अब इन्होंने एक पानी लिया और जितने भी सारे वुडन पीस थे उन्होंने सबको डाल दिया। अब सबको डालने के बाद इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो 1:9 पाथ है वो बेसिकली रेशियो है बिटवीन द अपस्टैंडिंग पास एंड लो लेइंग बेसिन। अब सिंपल सा मान लो कि अगर कोई 1 मीटर का उन्होंने वुडन बॉक्स लिया तो सिंपल सा मतलब है 9 मीटर उसका सिंक करेगा। 2 मीटर का वुडन बॉक्स लिया तो सिंपल सा मतलब है कि 9 2 18 मीटर उसका सिंक करेगा। सिंपल सा ऐसे ही सेम कॉन्सेप्ट है। अब इन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया था जो कि आयरन और मरकरी से रिलेटेड था। रिलेटेड था। हम सब जानते हैं कि जो मरकरी का डेंसिटी है होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसके वजह से लोहा भी उस पे फ्लोट करता है। वो जो सिंपल सा ये जो वुडन के साथ इन्होंने बताया था वो सिंपल सा आयरन और मरकरी के साथ भी बताया था। उसमें भी उन्होंने पाया कि जो आयरन का 1/9 पार्ट है वो बेसिकली सिंक करेगा और 1 पार्ट बेसिकली वो अपस्टैंडिंग पार्ट रहेगा मरकरी में। अब सिंपल से ये थ्योरी है आइसोस्टेसी का और लॉ ऑफ फ्लोटेशन का, या फिर प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का। अब हम लोग कुछ क्रिटिसिज्म के बारे में पढ़ेंगे जो इन्होंने सर जॉर्ज एरी के द्वारा जो एक्सपेरिमेंट किया गया था उसके क्रिटिसाइज करते, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कॉलर्स उन्होंने क्रिटिसाइज किया किस बेसिस पे। अब देखो, इफ वी एक्सेप्ट द व्यूज ऑफ
is isostasis, then every upstanding part must have a root below in accordance with its height. So सिंपल सा सही है कि जितने भी सारे अपस्टैंडिंग पार्ट्स है उसका जो रूट है वो बहुत ही ज्यादा हाइट में होगा। दस द हिमालय वुड हैव, अब हिमालय का एग्जांपल लेते हुए उन्होंने बताया कि जो हिमालय का अप्रोक्स हाइट होगा, डेप्थ का जो डेप्थ होगा वो अप्रोक्स 80 किलोमीटर, 80,000 मीटर तक होगा। बट हम लोग सब जानते हैं कि विद इन 32 मीटर। अब 32 मीटर डेप्थ जाने के बाद सिंपल सा ये होता है कि 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होता है। अब इंक्रीज सिंपल सा होगा, इसका मतलब जो जब होता है कि 80,000 मीटर में, सिंपल सा ये मतलब है कि बहुत ज्यादा तापमान हो जाएगा। अब टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाएगा तो इसका सिंपल सा मतलब है कि जो वो सॉलिड स्टेट में नहीं होगा, लिक्विड स्टेट या फिर मोल्टन स्टेट में होगा। और जिस स्फीयर को हम लोग एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर बोलते हैं या फिर, तो सिंपल सा इसका क्रिटिसिज्म ये हो जाएगा कि जब हम लोग 80,000 मीटर डेप्थ तक जाएंगे तो बेसिकली वो मोल्टन स्टेट में हो जाएगा। अब मोल्टन स्टेट में हो जाने की वजह से जो इसका स्टेबिलिटी है वो प्रोवाइड कैसे कर सकता है, जो हमारा लैंडफॉर्म्स होते हैं डिफरेंट वेरिंग मैग्नीट्यूड के लैंडफॉर्म्स होते हैं, वो स्टेबल कैसे हैं। सो ये हमारा क्रिटिसिज्म हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस इट वुड मेल्ट ड्यू टू हाई टेम्परेचर। अब मेल्ट हो जाना चाहिए ड्यू टू हाई टेम्परेचर दैट आर प्रिवेलिंग देयर। सो ऑल लैंडफॉर्म्स आर नॉट ऑफ द सेम डेंसिटी। तो इन्होंने एक लास्ट में इन्होंने एक कंक्लूजन बताया कि जितने भी सारे लैंडफॉर्म्स हैं दे आर नॉट ऑफ सेम डेंसिटी। अब इन्होंने पहले बताया था कि जितने भी सारे रिलीफ फीचर्स है, चाहे कि वो प्लेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए या फिर माउंटेन्स हो गए, दे आर मेड अप ऑफ सेम डेंसिटी। बट इन्होंने जो जितने भी सारे क्रिटिसिज्म किए, जितने भी जियोलॉजिस्ट थे उन्होंने ये बताया कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंडफॉर्म्स हैव देयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेंसिटी। सो ये हमारा क्रिटिसिज्म हो जाएगा टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसिस। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना, बुक में आप पढ़ लेना आराम से डिटेल में। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आए हुए, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जो प्लेट का जो कॉन्सेप्ट था टुवर्ड्स द आइसोस्टेसिस। इसके बाद और भी सारे ज्योग्राफर्स थे टुवर्ड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसोस्टेसिस, उनका व्यू पॉइंट्स जानेंगे। और आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।